हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो मैं आपको इंटेलिजेंस टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ। आपको पता है इससे पहले मैंने आपको इंटेलिजेंस के बारे में कंप्लीट बता दिया है। इसमें मैंने आपको अलग अलग इंटेलिजेंस पर जिसने काम किया, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी थी, है ना, टू डायमेंशनल थ्योरी थी, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, इसमें आपको सैम्पलिंग थ्योरी कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ओसीपी कराने वाली हूँ। ओसीपी आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर मैं आईक्यू लेवल के बारे में आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लेती हूँ सैम्पलिंग थ्योरी की, तो अगर सैम्पलिंग थ्योरी की हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो थॉमसन ने सैम्पलिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, पर थ्रस्टन जो थे, थ्रस्टन ने क्या कहा, थ्रस्टन का कहना था कि हर इंसान में क्या पाई जाती है, 7 प्रकार की अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, और जो ये थॉमसन है, थॉमसन ने क्या किया, जो बुद्धि के क्या बना दिए, अलग अलग सैंपल बना दिए। इन्होंने कहा कि हर जो हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में जितने प्रकार की बुद्धि है, जैसे हमारे माइंड में 7 अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, तो अगर मान लो हम एक काम कर रहे हैं तो उसमें वो 7 भी अलग अलग काम कर रही हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं किस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, है ना, मैं बोल भी रही हूँ, साथ साथ अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे होंगे, तो एक काम करने में आप अलग अलग टाइप का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से क्या है, ये सैम्पलिंग थ्योरी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो थ्रस्टन थे, इन्होंने कहा था कि दिमाग में 7 अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। इन्होंने बुद्धि को अलग अलग डिफाइन किया था सॉरी लेकिन थॉमसन ने क्या कहा कि जैसे हम कोई काम करते हैं, हम जब कोई मानसिक काम करते हैं तो हम केवल एक ही पक्ष का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बुद्धि के अलग अलग पक्षों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। थोड़े थोड़े सैंपल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो केवल दिमाग का काम, दिमाग हमारा सिर्फ दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारी आँख, हाथ, आँखें, ये सब भी क्या कर रही हैं, साथ साथ काम कर रही हैं। तो ये क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो केवल हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारे साथ साथ हमारे हाथ भी काम करते हैं, हमारी आँखें भी काम करती हैं, है ना। और जैसे हमारी बॉडी भी क्या रहती है, अलर्ट रहती है। पढ़ रही है तो आपकी बॉडी क्या है, अलर्ट है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी बॉडी भी क्या है, अलर्ट है। मैं पूरे मतलब अपना जो 99% ध्यान है वो आपकी वीडियो में ही लगा कर रखा है, तो मैं क्या हूँ, यहाँ पर अटेंटिव हूँ, यानी कि अलर्ट हूँ। तो इसको क्या नाम दिया कि ये क्या है, जैसे अब ये जो अलग अलग प्रकार का हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो थॉमसन थे उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, बुद्धि के थोड़े थोड़े सैंपल का यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्पीयरमैन थे, इन्होंने क्या किया, स्पीयरमैन की जो बुद्धि थी उसका क्या कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया। सैंपल यूज फॉर आवर इंटेलिजेंस, जैसे जो सैंपल होते हैं उसका यूज सिर्फ किस लिए होता है, हमारी इंटेलिजेंस के लिए होता है। जैसे बर्ट और वर्नन है, बर्ट और वर्नन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, यानी कि हायरार्किकल सिद्धांत दिया है, फैक्टर एनालिसिस को अपनाया है। 1965 में इसका प्रयोग किया। बुद्धि की तुलना इन्होंने किससे की है, पिरामिड से की है। ठीक है, तो बर्ट और वर्नन जो थे, इन्होंने एक हायरार्किकल थ्योरी दी, फैक्टर एनालिसिस को अपनाया। और जैसे पिरामिड होता है, मतलब नीचे से थोड़ा वो होता है और ऊपर जाकर एक ट्रायंगल की शेप में आ जाता है, तो इन्होंने क्या कहा, हमारी इंटेलिजेंस भी किसके जैसी होती है, पिरामिड के जैसी होती है। किसने कही है ये बात, बर्ट और वर्नन ने कही है। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको हमारे सीडीबी के नोट्स चाहिए हैं तो ये नोट्स जो हैं ये सारे प्रीवियस ईयर बेस हैं। तो इसके लिए मैं एक नंबर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी एक वीडियो में, शायद शाम तक ही आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। पर पीडीएफ जो है वो पेड रहेगी, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपके 30 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हो तो वो क्या करेगा, मुझे इस पे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा और फिर मैं वहाँ पे आपको प्रोसेस बता दूंगी एंड देन आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड क्या है, बुद्धि में 3 डायमेंशन है, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए थे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो आए थे और इससे पहले भी इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर मैं गिलफोर्ड की बात करती हूँ तो गिलफोर्ड ने बुद्धि में क्या बताई, 3 डायमेंशन बताए थे। ठीक है, 3 डायमेंशन में क्या आता है, ओसीपी, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, ओसीपी 656, ओसीपी 656, क्योंकि इसके डायमेंशन पूछे गए हैं कि किसने कितने डायमेंशन दिए थे। तो ओ से क्या था, आपका ऑपरेशन था, सी से क्या आपका कंटेंट है और पी से क्या आपका प्रोडक्ट है।
ओ से ऑपरेशन में क्या आता है, संक्रिया आती है। सी से क्या आता है, कंटेंट आता है। पी से क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने डायमेंशन आ जाते हैं, 180 डायमेंशन आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में 120 डायमेंशन थे, बाद में 150 डायमेंशन हुए और आज कितने डायमेंशन है, 180 डायमेंशन है। तो ये क्या है, OCP 656, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन में संक्रिया है, कंटेंट में क्या है, कंटेंट में 5 डायमेंशन है और प्रोडक्ट में भी 6 डायमेंशन है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ऑपरेशन है, ऑपरेशन में कौन से डायमेंशन है। पहले नंबर पे क्या आता है ऑपरेशन में, मेमोरी आती है। दूसरे पे मेमोरी की रिकॉर्डिंग होगी, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, फिर इवेल्युएशन है और उसके बाद क्या है, कॉग्निशन है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, OCP 656। ओ से क्या था, ऑपरेशन। ऑपरेशन की कितने डायमेंशन है, 6 डायमेंशन है, जिसमें पहले नंबर पर मेमोरी है। फिर हम क्या करेंगे, मेमोरी में रिकॉर्ड करेंगे, फिर हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगी, फिर हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी, फिर इवेल्युएशन करेंगे, फिर उसके बाद कॉग्निशन होगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, 5 फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑडिटरी है, विजुअल है, सेमेंटिक है। सेमेंटिक होता है जुड़ाव होना, बिहेवियरल है, और इसके बाद क्या है, सिंबॉलिक है। बस इसको आप पढ़ लेना, इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो प्रोडक्ट के क्या थे, 6 पार्ट्स थे। इसको यूनिट्स में, क्लास में डिवाइड किया गया। जैसे हम इसको प्लस नहीं करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल कितना आ जाता है, 180 का डायमेंशन आ जाता है। ये क्या है, गिलफोर्ड की बुद्धि के सिद्धांत है। तो आपसे पूछा जा सकता है गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें टोटल कितने डायमेंशन है, तो आप क्या टिक करेंगे, उसमें टोटल 180 डायमेंशन है। ठीक है, तो टोटल कितने डायमेंशन हो गए, 180 डायमेंशन है। आ गया समझ में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने आपको ये क्या बताया है, गिलफोर्ड के बारे में बताया। तो अभी हम कितने तरीके की थ्योरीज के बारे में जान चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यूनिफैक्टर थ्योरी बताई थी, जिसमें केवल एक पक्ष पर काम रहता है। उन्होंने कहा था कि एक ही बुद्धि काम करती है। फिर मैंने आपको 2 फैक्टर थ्योरी बताई थी, फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी बताई थी, फिर ग्रुप फैक्टर बताई, फिर सैम्पलिंग थॉमसन की बताई है, फिर हायरार्किकल बताई। अब हमने 3 डायमेंशन पढ़ी है, किसकी है, ये गिलफोर्ड की है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इन सब की दी गई थ्योरी को हमने माना नहीं, आगे चलकर मल्टीपल इंटेलिजेंस को माना। अब ये जितनी भी इंटेलिजेंस थी इनको हमने क्या किया, नहीं माना। हमने आगे जाकर किसकी बात मानी है, गार्डनर की बात मानी है। तो देखो, जब भी गार्डनर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या कहते हैं कि गार्डनर ने इतने तरीके की बुद्धि दी थी, इतने प्रकार की बुद्धि होती है, 8 तरीके की बुद्धि दी। सभी बुद्धियाँ एक दूसरे से आपस में क्या इंडिपेंडेंट है ना। बस उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्किल को हम बढ़ा सकते हैं, उसको प्रैक्टिस के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी के अंदर क्या होता है, बोलने की अच्छी स्किल होती है, तो वो क्या बन जाता है, जैसे ओरेटर बन जाता है, वक्ता बन जाता है, नेता बन जाता है ना। अब ये क्या है हमारी। इसके बाद ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था ना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डीप में कल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना जाके। बस मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। 1 सेकेंड, ये प्रिंसिपल आ गया। ये देखो, यूनिफैक्टर थ्योरी है ना, ये क्या है, यहाँ पर यूनिफैक्टर थ्योरी लिखी नहीं है। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने दी है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक है यूनिफैक्टर थ्योरी, किसने दी है, अल्फ्रेड बिने ने दी है। ठीक है, ये याद रख लेना है। इसके बाद मैंने आपको बताया 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। इसके बाद हमारे पास है मल्टी, ये जनरल, और ये था थार्डनाइक ने दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल मेथड भी किसका है, थार्डनाइक का है। तो थार्डनाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। ठीक है, इसके बाद थ्रस्टन ने क्या दिया है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है थ्रस्टन ने। इसके बाद यहाँ पे है मूल कारक की बात कही थी इन्होंने, ये मैंने आपको बताया भी था। फिर इसके बाद ये मैं आपको करा चुकी थी, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी है ना। गिलफोर्ड ने कौन सी दी है, जो हम लास्ट में डायमेंशन वाली थ्योरी पढ़ रहे थे, 3 डायमेंशन OCP वाली। बर्ट और वर्नन ने क्या दिया, हायरार्किकल थ्योरी दी है। ठीक है, गिलफोर्ड ने क्या दिया, गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि मतलब इंटेलिजेंस होती है, लेकिन इसका कैसे पता लगाएंगे कि हर इंसान में कितनी इंटेलिजेंस पाई जाती है। ये कैसे पता लगेगा कि किसकी इंटेलिजेंस हाई है और किसकी इंटेलिजेंस लो है या एवरेज है ना। तो ये क्या है, इंटेलिजेंस होती है। 1904 में बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर क्या किया, परीक्षण किया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बिने और साइमन थे, इन दोनों ने क्या किया, 1904 में एक परीक्षण किया था। 1911 में स्टैनफोर्ड जो है, इन्होंने बुद्धि पर काम किया।
और 1916 से 18 में टर्मन और स्टर्न ने किस पर काम किया है, बुद्धि पर काम किया है। तो 1904 में बीने और कहीं कहीं पर 1905 भी लिखा जाता है। तो 1904 में बीने और साइमन ने क्या किया है, बुद्धि पर काम किया है। 1911 में स्टैनफोर्ड ने काम किया है। 1916 से 18 में टर्मन और स्टर्न ने काम किया है। आ गया समझ में। 20वीं शताब्दी में काम शुरू हुआ था। ठीक है, मेंटल एज। अब हम बात कर लेते हैं मेंटल एज होती क्या है, मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंटेलिजेंस IQ निकालने का फॉर्मूला, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो उसमें क्या आता है, एक MA होता है, एक CA होता है ना। MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA होता है क्रॉनिकल एज। मेंटल एज होती है कि बच्चा जो है वो दिमागी स्तर पर कितना विकसित हुआ है। जैसे 8 साल का बच्चा है लेकिन 10 साल तक के बच्चे के काम सोल्व कर देता है, तो उसकी क्या है, मेंटल एज कैसी है, अच्छी मानी जाएगी, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा 10 साल का है, काम वो कितने साल के कर रहा है, 7 साल तक के बच्चे का काम कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज तो माइनस में चली गई। इसका मतलब आज उसकी मेंटल एज क्या है, अच्छी नहीं है। तो मेंटल एज क्या है, दिमागी तौर पर आप कितना विकसित हैं। जैसे 8 साल का बच्चा कितना काम कर रहा है, 10 साल तक के बच्चे का काम सोल्व कर देता है, तो उसकी मेंटल एज भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है। अगर मैं क्रॉनिकल एज की बात कर लेती हूँ तो तैथिक आयु तिथि से मतलब आज की इससे मानी जाएगी, तिथि से मापी जाती है। जैसे जन्म से लेकर अब तक की आपकी आयु कितनी है, वो किस में आती है, क्रॉनिकल एज में आती है। ठीक है। और IQ निकालने में इन दोनों का ही यूज होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रॉनिकल एज क्या है, मेंटल एज क्या है, IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी MA CA फाइंड करेंगे। जैसे IQ क्या है, MA बाई CA इंटू 100। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। जैसे मान लो किसी की मेंटल एज कितनी है, 10 है, और आज उसकी क्रॉनिकल एज कितनी है, 8 है। तो अब इसको निकालते हैं तो टोटल IQ कितना आ जाता है, 125 आ जाता है, जो कि एवरेज चाइल्ड से भी ज़्यादा है। एवरेज IQ 92,110 के इक्वल होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का 125 IQ है तो वो ब्राइट चाइल्ड है ना। इसको हम प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बच्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि 125 IQ होना बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एवरेज IQ कितना होता है बच्चे का, एवरेज IQ 90 से 110 तक रहता है। ठीक है, तो कितना रहता है, 90 से 110 तक रहता है। अगर MA इज इक्वल टू CA है तो IQ क्या होगा, एवरेज होगा। MA ज़्यादा है, ज़्यादा कम हो तो IQ कम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर MA CA के बराबर है तो बच्चा कैसा है, एवरेज है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर MA ज़्यादा कम हो, मतलब जैसे मेंटल एज है बच्चे की, मेंटल एज कम है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 10 साल का बच्चा 8 साल तक के बच्चे का काम कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज क्या हो गई, कम हो गई। तो IQ भी क्या आ जाएगा, उसका कम आएगा, क्योंकि उसका वो क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। अब देखो मैंने लिखा है MA बाई CA। MA किसी का 6 है, CA की क्रॉनिकल एज कितनी है, 10 साल का बच्चा 6 साल तक के बच्चे का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी मेंटल एज कितना हो गया, 60 हो गया। मेंटली रिटायर्ड हो गया बच्चा, है ना, मानसिक रूप से कमजोर है, क्योंकि उसे काम कितना करना चाहिए। मान लो कोई बच्चा 4 साल पीछे है तो उसकी मेंटल एज क्या अच्छी होगी, या उसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी। मान लो बच्चा नहा भी नहीं पा रहा है ना, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, अच्छे से ग्लास नहीं उठा पा रहा, अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो अपने आप क्या हो गया, मेंटली रिटायर्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड है। एवरेज तब होगा जब MA CA के बराबर होगा, और MA एक ऊपर या नीचे हो तो भी क्या कहा जाएगा, एवरेज बच्चा कहा जाएगा। आ गया समझ में इतना। मतलब मान लो MA और CA में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस है, तो भी बच्चे कैसे होते हैं, एवरेज होते हैं। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे कैसे होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे हो जाते हैं, और मतलब और क्या हो जाते हैं, प्रतिभाशाली हम उनको कह सकते हैं, ब्राइट चाइल्ड हो जाते हैं। कब, जब मेंटल एज ज़्यादा है क्रॉनिकल एज से। पहले कहा जाता था कि सिर, अब देखो ये ना बहुत पहले बहुत सारी कहावतें होती थी, ऐसे कहा जाता था कि बच्चे का सिर जितना बड़ा होगा बच्चा क्या होगा, उतना ही महान होगा, मतलब उतना ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ये सारी अवधारणाएं क्या हो गई, गलत साबित हो गई। पहले क्या कहा जाता था कि सिर जितना बड़ा वह उतना बुद्धिमान, पर गलत अवधारणा। ठीक है। इसके बाद क्या है, 2.5% सुपीरियर, 2.5% ही लो होगा। अब हम अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या आएगा, एक सामूहिक परीक्षण आएगा, एक व्यक्तिगत परीक्षण आएगा। सामूहिक परीक्षण की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा, ये क्यों आई। ठीक है। व्यक्तिगत में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इसमें सैनिक भर्ती करने थे, तो ये सब क्या था, उसके लिए क्या किए गए, तो ये क्वेश्चन आया कि जो सैनिक हैं वो किसके आधार पर भर्ती किए जाएं, यानी कि हमें कुछ ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि मतलब हम ये डिसाइड कर पाएँ कि इन लोगों को हमें क्या करना है, अपनी भर्ती में शामिल करना है। व्यक्तिगत केवल सिंगल पर्सन पर होगा, सामूहिक क्या हुआ, ग्रुप्स में हुआ, है ना। तो ग्रुप्स में क्या होगा, इनके IQ को चेक किया गया, तो इसे क्या नाम दिया गया, आर्मी अल्फा टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफिशियल था, ऑफिसर्स के लिए था, जिसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग शामिल हुए।
आर्मी बीटा टेस्ट क्या हुआ, अनपढ़ भी क्या कर सकते हैं, सेना में काम कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, बीटा टेस्ट हुआ। ऐसे याद रख लो, ABCD में ए पहले आता है ना, तो अगर ए पहले आ रहा है तो ए किसको दिखाएगा, ऑफिसर्स को दिखाएगा, है ना। ए क्लास की पोस्ट ऑफिसर्स की होती है, तो ए क्या है, अल्फा है, अल्फा से क्या होता है, ऑफिसर होते हैं। आर्मी बीटा टेस्ट में क्या आता है, अनपढ़ पर सेना में काम आ सके, है ना। तो ये अनपढ़ भी किस में आ जाएंगे, सेना में आ जाएंगे। ये कौन सा टेस्ट है, बीटा टेस्ट है। तो सामूहिक परीक्षण क्या है, समूह में होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या होगा, सामूहिक परीक्षण होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो सामूहिक परीक्षण में लाए गए उससे क्या फायदा होगा, एक तो सबसे टाइम कम बचेगा, है ना, मतलब टाइम बच जाएगा, कम टाइम लगेगा। अब एक एक बच्चे के ऊपर हम परीक्षण करें और अब हम एक ग्रुप में कर दें तो हमारा टाइम बचा, है ना। अब एक एक पे करेंगे तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, ग्रुप में कर दिया तो कम खर्चा लगा, ठीक है। पढ़े लिखे निरीक्षणकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। परीक्षण के प्रकार क्या हैं, पर इसकी जो डिसएडवांटेज हैं वो ये है कि हम इस पर गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं और इसकी कोई वैधता नहीं है, ठीक है। शाब्दिक परीक्षण की बात करती हूँ तो बोलकर वर्बल फॉर्म्स में इसका यूज़ करते हैं। शाब्दिक क्या होता है, नॉन वर्बल होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ किया गया। परफॉर्मेंस टेस्ट में जैसे डांस करा के, मोनो जो एक्टिविटी है, मोनो एक्टिंग करा के। टू स्केल टेस्टिंग में क्या आता है, टू स्केल टेस्टिंग में दोनों होती हैं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। इस पर काम किसने किया है, वेस्लर ने काम किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्केल बनाया था, वेस्लर स्केल। WAIS WISC, WAIS जो है ये क्या है, अडल्ट के लिए था, और WISC क्या है, ये 5 से 15 साल के बच्चों के लिए था। अगर मैं WAIS की बात करती हूँ तो वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, और WISC की बात करती हूँ तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्डहुड है, चिल्ड्रन है, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद है 5 से 15 के बच्चों में डायग्नोज में क्या होता है, WISC होता है। निदान क्या है, कारण जानना है, किसी प्रॉब्लम का क्या है, कारण जानना क्या होता है, निदान होता है। किसी चीज़ को डायग्नोज कर लेना, पहचान लेना क्या होता है, निदान करना होता है। रेमेडियल उपचार क्या होता है, किसी चीज़ की रेमेडी दे देना, यानी कि पहले हमने उसको डायग्नोज किया कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसको रेमेडी दे दी, उसका उपचार कर दिया, उसको ठीक कर दिया, ठीक है। अब क्या है, कंसेप्ट ऑफ IQ। कंसेप्ट ऑफ IQ में क्या आएगा, MA/CA × 100। MA क्या है, मेंटल एज है, CA क्या है, क्रॉनिकल एज है, × 100। एवरेज IQ क्या होता है, 90 से 110 होता है। 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बीने और साइमन ने मिलकर क्या किया, परीक्षण 1905 आएगा, 1904 कहीं कहीं लिखा है, बट वैसे 1905 माना जाएगा। मैंने आपको पहले 1904 वाला करा दिया, लेकिन असली जो पेपर में आएगा वो 1905 राइट आंसर है। तो बीने और साइमन ने क्या किया, सबसे पहली बार फर्स्ट टेस्ट दिया, इंटेलिजेंस पर टेस्ट किया 1905 में। 1908 में क्या आया, MA का फॉर्मूला दिया बीने ने, MA। इसके बाद स्टर्न ने क्या दिया है, IQ कंसेप्ट दिया है, तो वो दिया 1912 में, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे अगर पढ़ते हैं IQ का फॉर्मूला है, अब IQ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, MA/CA × 100 किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। IQ के आधार पर हमने लोगों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या आया, IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। आइंस्टीन का IQ जो था वो 160% था, यूज 30%, और वही एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दिमाग का 30% यूज़ किया था। तो अब आप सोच के देखो कि वो तो इतने इंटेलिजेंट थे, फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि का सिर्फ 30% यूज़ किया, और हम कितना कम यूज़ करते होंगे, है ना। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कौन सी IQ वाले बच्चे किस में रहते हैं। जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर है वो कैसे बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। इसके बाद है वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर में क्या आता है, 120 से 139 आता है, वो क्या होते हैं, वेरी सुपीरियर बच्चे होते हैं। सुपीरियर में क्या आ जाता है, 110 से 119 वाले बच्चे किस में आते हैं, सुपीरियर में आते हैं। एवरेज वाले बच्चे किस में आते हैं, 90 से 109 में आते हैं। डल जो होते हैं वो 80 to 89 में आ जाते हैं। एवरेज आपसे पूछा जा सकता है, कहीं कहीं पर 91 लिखा होगा, कहीं 90 लिख दिया होगा। 91 है तो 110 तक होगा, 90 है तो 109 तक होगा, ठीक है, इतना ही याद रख लेना। डल बच्चे 80 से 89 होते हैं। बॉर्डर लाइन वाले पूछा गया था पेपर में, बॉर्डर लाइन वाले बच्चे के बारे में बताओ, तो इनका IQ लेवल 70 से 79 होता है। मोरॉन चाइल्ड पूछा गया था तो 50 से 69 होता है, या 51 से 70 भी कह सकते हो। इमिसिबल जो है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल बेड पर ही हैं, उनका IQ लेवल 20 से 40 है। आइडल क्या है, ये इडियट, जो इडियट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बिलो 20 होते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जो क्या करता है, समझने में काम आता है। एबिलिटी टू रीजन अडेप्ट, इसमें क्या आता है, इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा जो है हमारा टॉपिक हो गया खत्म। एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ। जीनियस क्या होते हैं, 140 से ऊपर होते हैं, इसको हम गॉड गिफ्टेड बच्चे कहते हैं, ब्राइट बच्चे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर होते हैं 120 से 139, सुपीरियर होते हैं 110 से 119, एवरेज बच्चे होते हैं 90 से 109,
ठीक है। डल बच्चे किस में पाए जाएंगे? 80 से 89 में। बॉर्डर लाइन वाले 70 से 79 होते हैं। मोरोन जो होते हैं 52 69 होते हैं। इमिसिबल जो कुछ नहीं कर पाते वो 22 40 होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि वंशानुक्रम पर, मैं इसको पढ़ा दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, बच्चे में रिग्रेशन कब आ जाता है, बच्चा वेरिएशन कब करता है, भिन्नता का सिद्धांत कब होता है। एक बार तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट कल की क्लास में रिवाइज करा दूंगी। इसके बाद में ये करा दूंगी बच्चों को समझने की विधियाँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आपका ये एग्ज़ाम रहता है चैट का, इसमें ना हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा ही इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद मैं आपको ये कल की क्लास में सारे टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ से शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।